मैं मनोज कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मौलिक अधिकार क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इस पे चर्चा की थी तथा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समानता के अधिकार से संबंधित है उस पर भी चर्चा की थी। अब इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे अन्य मौलिक अधिकारों की, यानी जो आगे अन्य मौलिक अधिकार हैं। इसमें सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं इसके द्वारा। मूल संविधान, इसमें अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 31 के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है। अब अनुच्छेद 19 में वर्तमान में निम्न 6 स्वतंत्रताएं शेष रह गई हैं। इनमें सबसे पहले अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, जिसमें भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत प्रेस की तो स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, लेकिन जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, देख चुके हैं कि कोई भी अधिकार निर्बाध नहीं है। इसीलिए इसके बारे में भी ये व्यवस्था की गई है कि यदि किसी भाषण या प्रकाशन से राज्य की सुरक्षा को हानि पहुंचने का डर हो, विदेशियों से भारत की मित्रता क्षीण होने की संभावना हो, न्यायालयों की मान्यता में कमी होने का भय हो, यानी न्यायालय की अवमानना, दूसरा जनता के उत्तेजित होकर अपराध करने की संभावना हो, यानी उत्तेजनापूर्ण भाषण जो दिए जाते हैं, ऐसे स्थिति में संसद को अधिकार है कि वह इस पे प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा अनुच्छेद 20 में वर्णित स्वतंत्रता है, जो अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में है। इससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें, 19 में एक और प्रावधान है जो शांतिपूर्ण एवं बिना शस्त्र धारण किए सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी नागरिकों को प्रचार के लिए सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, किंतु यह शांतिपूर्ण और बिना शस्त्र धारण किए हुए होना चाहिए। लेकिन इसमें भी है कि राज्य सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से इस अधिकार को भी सीमित कर सकता है। समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है इस अनुच्छेद में। इसके अलावा भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है अनुच्छेद, और भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी क्षेत्र में निवास करने
या बसने की स्वतंत्रता भी इसके द्वारा प्रदान की गई है। और अंत में इस अनुच्छेद में ये भी है कि नागरिकों की वृत्ति, व्यापार, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, ये भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है जो इस अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार अनुच्छेद 19 कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं देता है नागरिकों को, लेकिन इस पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये भी प्रदान करता है, जिसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को तभी सजा दी जा सकती है जब उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो कि उस कार्य करने के समय अपराध हो, यानी उस समय जो नियम होगा, जो अपराध माना जाएगा, उसी कृत्य के लिए उसको अपराधी माना जा सकता है। दूसरा इसमें यह भी है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय की जो निर्धारित सजा होती है, उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती। यानी जो उस कानून में जितनी सजा का प्रावधान है, उससे ज़्यादा सजा उसको नहीं दी जा सकती। तीसरा इसमें यह भी है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, और न ही किसी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश किया जा सकता है। इसके बाद आती है अगली महत्वपूर्ण स्वतंत्रता, जो है अनुच्छेद 21। ये जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करती है। इसमें स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार भी वंचित नहीं किया जाएगा। आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके उपरांत अगला मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 22 से संबंधित है, जो बंदीकरण तथा नज़रबंदी से बचाव प्रदान करता है। इसमें स्पष्ट है कि बंदी व्यक्तियों को जो संवैधानिक अधिकार हैं वह इस प्रकार हैं। किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है या उसको बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाएगा। दूसरा, उसे अपनी इच्छा अनुसार कानूनी परामर्श करने का तथा प्रतिवाद के लिए अपना वकील चुनने का अधिकार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ऐसे व्यक्ति को बंदी बनाया गया जिसे उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बिना न्यायाधीश की अनुमति एवं अधिकार के उसे उक्त अवधि से अधिक समय तक बंदी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार ये बंदी व्यक्तियों को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 22। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 व 24 आते हैं। अनुच्छेद 23 के अनुसार बेगार या इसी प्रकार का बलपूर्वक श्रम लेना तथा मनुष्यों का क्रय विक्रय वर्जित है। ऐसा कृत्य दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम का निषेध करता है, यानी इस
अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने, खान या जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अगला एक और महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमारे भारत के संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है, वह है अनुच्छेद 25 से 28 तक, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 में स्पष्ट कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म मानने, आचरण करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद सभी 26 इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि सभी धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थानों की स्थापना तथा पोषण करने का अधिकार प्रत्येक धर्मावलंबी को होगा। अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक कार्यों के लिए किसी धर्म विशेष द्वारा लिए गए धन को कर की अदायगी से छूट दी गई है। अगला इसी से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 28 इसमें लिखा है कि राज्य की निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अगला एक और महत्वपूर्ण अधिकार है शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। ये अनुच्छेद 29 में वर्णित है, जिसके अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 30 इसके भाग 1 में अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं खोलने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसी के दूसरे भाग में ये स्पष्ट है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी सभी धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को समान रूप से सहायता प्रदान करेगा बिना किसी भेदभाव के। इसके बाद इस संविधान का जो मौलिक अधिकारों का भाग है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग अनुच्छेद 32 आता है। ये अनुच्छेद संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको लागू कराने की संवैधानिक व्यवस्था करता है, जिसके अभाव में मौलिक अधिकार महत्वहीन हो जाते हैं। इसलिए अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए आदेश, निर्देश या लेख जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो महत्वपूर्ण लेख जारी किए जाते हैं उनका इस प्रकार संक्षेप में वर्णन देखते हैं। जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। यह लेख बंदी बनाने वाले व्यक्ति को एक आदेश होता है जिसके द्वारा उसे एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर
निश्चित प्रयोजन के लिए बंदी व्यक्ति को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाती है, यानी बंदी बनाए व्यक्ति को सशरीर पेश करना। दूसरा महत्वपूर्ण लेख है परमादेश लेख। इसका अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं। इस लेख द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को अपना कर्तव्य पालन करने की आज्ञा दी जाती है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन न करने पर उन्हें विधिवत कार्यों को करने का आदेश दिया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण लेख है प्रतिषेध लेख। यह लेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक संस्थानों को जारी करते हुए उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही स्थगित कर दें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगला उत्प्रेषण लेख। इस लेख द्वारा किसी निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक अधिकारी को उसके समक्ष विचारार्थ पड़े किसी मुकदमे को ऊपर के न्यायालय में भेज देने का आदेश दिया जाता है। इस लेख का प्रयोग उस समय किया जाता है जबकि निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से कोई मुकदमा बाहर हो या उस न्यायालय में न्याय के दुरुपयोग का भय होता है। इसी कड़ी में अंतिम लेख है अधिकार परीक्षा, यानी इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर या अनुचित तरीके से किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयत्न करे तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है और उक्त पद को तब तक रिक्त घोषित कर सकता है न्यायालय जब तक कि न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय न हो जाए। इस प्रकार देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि मौलिक अधिकारों का नागरिकों के जीवन में क्या महत्व है और इसका उल्लंघन न तो विधानमंडल न ही सरकार कर सकती है। केवल शांति व्यवस्था या आपात स्थिति में ही इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। धन्यवाद।